हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जहाँ आपकी घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपसे घटना चक्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पॉइंट वाइज करा रही हूँ। और आज का ये दूसरा लेक्चर है जो कि प्राचीन भारत का है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने प्राचीन भारत का पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जहाँ से आपके पेपर के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और आज हम यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम पता जो था वो चार्ल्स मैसन द्वारा लगाया गया था। इसके बाद वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा जो है वो की गई थी। अब देख लेते हैं इसका नामकरण। तो देखिए इसका इसका तो देखिए इसका नामकरण जो है, हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जिसका नामकरण जो था वो जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, और प्रथम स्थल के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं कभी कभी। और भारतीय उपाधि में नगरीकरण के प्रथम साक्ष्य मिलने के कारण इसे हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कह देते हैं। इसके बाद इसका स्वरूप देख लेते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार कांस्य का उपयोग किया गया था। इसके बाद इसका जो स्वरूप जो था वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी हम इसे बोल देते हैं, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके बाद देखते हैं इसका विस्तार देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तारित थी, जिसका जो है जो कि अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में ये विस्तारित थी। तो भारत में देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये इसके क्षेत्र थे। और इसके बाद देख लेते हैं पाकिस्तान में। तो ये देखिए खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में थी। इसके बाद अफगानिस्तान में शोरतगुई था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके सुदूर स्थल देख लेते हैं जो कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे उत्तरी स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर का मांडा था। इसके बाद पूर्वी स्थल जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर था। देन इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो था वो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो जो है सुतकांगेंडोर है, जो कि है बलूचिस्तान में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं हम। तो ये एक त्रिभुजाकार आकार था इसका, इस पूरी सभ्यता का, जिसका क्षेत्रफल जो था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित था। और ये कथन आपका कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो स्टुअर्ट पिगट का कथन है कि ये जुड़वा राजधानियाँ और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इसका बाद इसके बाद देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कैसे हुआ था। तो देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य कालावधि इसमें बताई जाती है, जो कि है 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं सभ्यता और उनसे रिलेटेड खोजकर्ता। तो देखिए, यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके बाद यहाँ पर चनुदड़ो जो है उसकी खोज यहाँ पर NG मजूमदार ने की थी। और लोथल की खोज जो है वो SR राव द्वारा की गई थी। इसके बाद कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। देन बनावली की खोज RS बिष्ट के द्वारा की गई थी।
इसके बाद धोलावीरा की खोज जेपी जोशी द्वारा की गई थी। एंड देन रोपड़ की खोज जो थी वो बीबी लाल ने की थी। देन सूतकांग इंडोर की खोज जो थी वो ऑरेल स्टाइन ने की थी। तो कभी कभी आपसे ये मैचिंग में आ जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, यहाँ मैं आपसे ओनली एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट ही डिस्कस करूँगी, जिससे आपका रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएं। वरना हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी सारे फैक्ट हैं, जिसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखोगे भी नहीं। और अगर यहाँ से कुछ फैक्ट छूट भी जाते हैं तो वो मैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा लूँगी। तो अभी यहाँ से मैं ये इन फैक्ट को आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले हमारा स्थल आ जाता है, वो है यहाँ पर हड़प्पा। तो देखिए, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए, ये रावी नदी के बाएं तट पर है। इसे आप याद रखिएगा। मांटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है और कन्फ्यूज़न के आधार पर कभी कभी दे देगा कि आपको रावी नदी के दाएं तट पर है, तो आप ये याद रखिएगा, ये बाएं तट पर है। इसके बाद यहाँ से हमें 12 अन्नागार मिले हैं और श्रमिक आवास भी यहाँ से मिले हैं। फिर ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं और इसके अलावा गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ से जो समाधि हुए मिले हैं उन्हें हम R37 और H कब्रिस्तान उन्हें नाम दिया गया है। इसके बाद ताबूत में रखा शव भी यहीं से मिला है और धातु निर्मित इक्का गाड़ी हमें यहाँ से मिली है। इसके बाद सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली हैं और देन बर्तन पर मछुआरे का चित्र यहाँ से मिला है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोथल की बात करें तो इसे हम लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि देखिए नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल को जो है वो एक लघु हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसकी खोज जो थी वो सर्वप्रथम डॉक्टर RS राव ने की थी। इसके अलावा लोथल में गढ़ी तथा नगर जो है वो दोनों जो है वो रक्षा प्राचीर से जो है वो घिरे थे। इसके बाद यहाँ से हमें देखिए गोदी या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद फारस की मोहरें या सील भी यहाँ से मिली है। इसके बाद चावल और बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। फिर इसके बाद घोड़े की लघु मृद मूर्ति मिली है यहाँ से और कुछ युगल सावधान भी यहाँ से हम मिले हैं। इसके बाद यहाँ से हाथी दांत और सीप का बना पैमाना भी मिला है। इसके बाद चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। देन अग्नि वेदिका मिली है। इसके बाद मनके बनाने के यहाँ पे कारखाने मिले हैं और मम्मी के मॉडल मिले हैं, जिससे हमें यहाँ के मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध होने का पता चलता है। आगे चलते हैं। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये जो है भोगवा नदी के तट पर है। आपसे क्वेश्चन में मैचिंग के लिए क्वेश्चन ये पेपर में आ जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की, जिसे हम मेदका का टीला या फिर सिंध का बाग भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसमें देखिए हमें वृहद स्नानागार यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें विशाल अन्नागार भी मिले हैं। इसके बाद 3 बंदरों वाला मनका मिला है और नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली है। इसके बाद पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद पशुपति का मोहर पर अंकन मिला है। देन मोहर पर नाव का चित्र मिला है। उसके बाद सीप निर्मित पैमाना मिला है। देन सूती कपड़ा मिला है। इसके बाद हाथी का कपाल खंड मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कालीबंगा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो देखिए, कालीबंगा जो है ये हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद यहाँ से देखिए
यहाँ से देखिए जुते हुए खेत का हमें साक्ष्य मिलता है। इसके बाद अग्निवेदियाँ या हवन कुंड के साक्ष्य मिलता है। देन काले रंग की मिट्टी की तथा कांच की चूड़ियाँ भी मिलती हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ से लकड़ी की नालियाँ भी मिलती हैं। इसके बाद यहाँ से हमें पक्की ईंटों की नालियाँ भी मिलती हैं। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो कि व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला है। देन बच्चे के सिर की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलता है। देन एक साथ 2 फसल बोए जाने का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। फिर हमारा यहाँ मिट्टी के साक्ष्य मिलते हैं। देन तंदूरी चूल्हों के यहाँ से साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद आप यहाँ से कुछ फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि इस स्थल की खोज जो थी वो अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी टिला जो थे वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। इसके बाद देखिए यहाँ के भवन जो थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, जबकि पक्की ईंटों का प्रयोग जो था वो नालियों और कुओं बनाने में होता था। और ये यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ भी यहीं से मिलती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए बात करें अगर चनुदड़ों की, तो देखिए इसकी खोज जो थी वर्ष 1931 में NC मजूमदार ने की थी। इसके बाद देखिए यहाँ सेंधर संस्कृति के अलावा हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम झुकर संस्कृति भी कहते हैं, उसके यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा ये एक औद्योगिक केंद्र था। ये एक औद्योगिक केंद्र भी था यहाँ पर, जहाँ पर मणिकारी मोहर बनाने की कारखाने हमें मिलते हैं। और यहाँ से हमें मनका बनाने का कारखाना मिलता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने का वो कारखाना मिलता है। इसके बाद आप ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से हमें ये एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये याद रखिएगा। फिर देखिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिलते हैं और एकमात्र नगर है जहाँ हमें दुर्ग का अभाव मिलता है। इसके बाद कंघा और उस्तरा भी यहीं से मिलते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं बनावली की तरफ। बनावली की, जो कि हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जो कि नगर को तारांकित विभाजित करती यहाँ पर सड़कें बनाई गई थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर यहाँ पर थे, जो कि प्राक के हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थी, विकसित और हड़प्पा के बाद की भी सभ्यता यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा मिट्टी के बने हल्की आकृति यहाँ से मिलती है और लघु नारी मूर्ति भी मिलती है यहीं से। इसके बाद अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हमें देखने को मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। ये याद रखिएगा कि हम यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर देखने को मिलते हैं, जो कि है प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आप एक और फैक्ट याद रखिएगा कि हरियाणा का राखीगढ़ी जो क्षेत्र है वो अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ हम धोलावीरा की। तो ये देखिए, ये गुजरात के कच्छ जिले से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, तो
यहाँ का नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था, जो कि पहला दुर्ग था, इसके बाद मध्यम नगर, इसके बाद निचला नगर। ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद यहाँ से हमें विशाल जलाशय की साक्ष्य मिलते हैं और उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। फिर यहाँ से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद नेवली की मूर्ति का साक्ष्य भी मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 10 अक्षरों का यहाँ से साइन बोर्ड मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रोपड़ के बारे में, जिसे हम रूपनगर भी कहते हैं। और ये पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है, जहाँ से हमें मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा चर्ट के बटखरे व कुल्हाड़ी भी देखने को मिलती है। देन यहाँ पर सेलखड़ी की मोहर मिलती है और फिर यहाँ पर तांबे के बारणागृह भी हमें देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमारा ये दैमाबाद आ जाता है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल भी है। तो यहाँ देखिए हमें रथ चलाते मनुष्य की आकृति मिलती है। इसके अलावा सैंधव लिपि युक्त यहाँ से मोहर भी मिलती है और 2 सींगों की आकृति युक्त यहाँ पर हमें बर्तन भी देखने को मिलते हैं। और इसके बाद युवा पुरुष का सावधान भी यहीं से हमें मिलता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम सुरकोटदा की तरफ, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ से देखिए घोड़े की हड्डियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर देखिए शिला से ढकी जो है वो कब्र देखने को मिलती है और पत्थर की चिनाई वाले भवन भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इससे पहले देखिए आप एक फैक्ट और याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी बैल का है। इसके बाद देखिए उसके बाद कुबड़ वाले बैल का यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पशुपति शिव का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिलता है। देखिए जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ये आपसे ये जानवरों के नाम भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो ये आप फैक्ट याद रखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें देखिए इसके दाईं ओर जो है वो बाघ और हाथी हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप दाएं कर लेना, ये यहाँ पर बाएं है, तो आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी दाएं ओर हमें बाघ और हाथी देखने को मिलते हैं, वहीं बाएं हमें गैंडा और भैंसा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 हिरन भी नीचे आप देख सकते हो। और योगी के सिर पर देखिए, आप ये वाला फैक्टर याद रखना, योगी के सिर पर यहाँ पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके यहाँ पर ये 3 मुख बने हुए हैं। और जॉन मार्शल ने इसको ये रुद्र शिव से संबंधित इसे बताया है हमें। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से देखिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए कपास की खेती का आरंभ जो है सर्वप्रथम सैंधव वासियों ने किया था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में क्रय विक्रय जो था वो वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। इसके अलावा सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ जो थी वो पशु पक्षियों से रिलेटेड थी यहाँ पर। देन सर्वाधिक मोहरें जो थी वो सैलखड़ी से निर्मित थी। इसके बाद मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो था एक श्रृंगी पशु जिसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैल का आता है, अभी आपने देखा था। इस काल का एक प्रमुख खेल पासा था, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद
सैंधर निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा, किंतु सोना, चांदी, तांबा और कांसा की इन्हें जानकारी थी। ये आप पर्टिकुलर फैक्ट याद रखिए कि इन्हें सोने की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी और तांबा और कांसे की जानकारी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से शेर के अवशेष जो हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा कि शेर के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से घोड़े और गाय का चित्र जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन एक और फैक्ट याद रखिएगा इसके साथ ही कि हमें सुरकोटदा से जो है वो घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई चित्र देखने को हमें नहीं मिलता है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ भी कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ स्थल दे रखे हैं और ये इन स्थलों से रिलेटेड साक्ष्य दे रखे हैं। तो देखिए सनौली से हमें 126 अवधान के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद बालाकोट से हमें सीप निर्मित चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा मांडा से हमें कांच से निर्मित पेंचदार पेन मिल देखने को मिलती है। फिर हमें नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर देखने को मिलता है और हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे की एक मूर्ति मिली है यहाँ से हमें। और इसके अलावा रंगपुर से यहाँ से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ हुलास से सैंधर लिपि युक्त एक ठप्पा देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से देख लिए, अब हम हड़प्पा सभ्यता का ये हम यहाँ पे समरी देख लेते हैं यहाँ से अब हम लास्ट में। तो देखिए जब हम हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में बात करते हैं, जब हम यहाँ हड़प्पा सभ्यता की कला से संबंधित बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ प्रस्तर मूर्तियाँ मिलती हैं, जो कि हड़प्पा से 3 मूर्तियाँ मिलती हैं। वहीं मोहनजोदड़ो से यहाँ पर हमें 12 मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद मृण मूर्ति जो है वो चिकोटी विधि द्वारा निर्मित थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा धातु मूर्ति जो थी वो मधुशिष्ट विधि द्वारा निर्मित थी, जिसे हम लॉस्ट वैक्स मेथड भी बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद हम मोहर देख लेते हैं। तो देखिए अधिकांश मोहरें ये जो हैं वो यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार में मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर लोथल देशपुर से तांबे की मोहर प्राप्त होती है हमें। और मृदभांड देखिए यहाँ से हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा कि यहाँ से हमें गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं, जिन पर काली रेखाओं से चित्रकारी मिलती है हमें। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हम लिपि से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ की लिपि जो थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली थी, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट लाइन जो इसकी और लिपि थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से 400 से 500 संकेत प्राप्त होते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर हम मापतौल से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो देखिए 16 की गुणक में यहाँ पर हमें मापतौल के अधिकांश बांट देखने को मिलते हैं, जो कि घनाकार थे। इसके बाद मन के ये देख लीजिए, तो अधिकांश जो थे वो मन के बेलनाकार से इस टाइप से रिलेटेड यहाँ पर मन के हमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिए मनकों का उद्योग जो था वो चनुदड़ो और लोथल में स्थित था, ये आप याद रखिएगा कि मनके जो थे ये औद्योगिक केंद्र था, चनुदड़ो और लोथल। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो देखिए कुछ इतिहासकारों के मध्य मतभेद भी हैं इसको लेकर, तो हम देख लेते हैं। और सबसे पहले देखिए कुछ लोगों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो था वो बाह्य आक्रमण से हुआ था, जिसमें देखिए गार्डन चाइल्ड का ये मत था। उसके बाद व्हीलर का मत भी यही था। इसके बाद अर्नेस्ट मेके और स्टुअर्ट पिगुड का यही मत था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो था वो बाढ़ के कारण हुआ था। इसके बाद देखिए बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था, सॉरी। इसके बाद देखिए जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और एस.आर. राव के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का अंत जो था वो बाढ़ की वजह से हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा
इसके अलावा H.T. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो था वो नदी मार्ग के परिवर्तन के कारण हुआ था। इसके बाद देखते हैं M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो था वो भूकंपीय या विवर्तनिक के कारण हुआ था। इसके अलावा ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, गुरदीप सिंह, इन लोगों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो था वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था। देन W.F. अल्ब्राइट ने कहा है कि विदेशी व्यापार में गतिरोध होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का सर्वनाश हो गया था। इसके बाद जॉन मार्शल जी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन जो था वो शिथिल होने लगा था, इसकी वजह से यहाँ का पतन शुरू हो चुका था। देन देखिए KUR कैनेडी बोलते हैं कि यहाँ पर कोई महामारी हुई थी, इस वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। वहीं देखिए M. दिमित्रियेव कहते हैं कि यहाँ पर्यावरण परिवर्तनों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो इसे आप एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब चलते हैं आगे, हम यहाँ पर कुछ यहाँ से हमारे घटना चक्र के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित रखती थी। तो ये यहाँ पर मेन आ जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हड़प्पा नामक पुरास्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंदस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन थी। तो ये आप याद रखिएगा कि सुमेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के से रिलेटेड थी और इनसे यहाँ के व्यापारिक संबंध भी देखने को मिलते हैं हमें। फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी। तो ये देखिए यहाँ की लिपि देखिए पढ़ी नहीं जा सकती है। तो ये देखिए ये आदि ऐतिहासिक युग से रिलेटेड थी। जैसे कि आप जानते ही हो कि आदि ऐतिहासिक युग में हम उस सभ्यता को रखते हैं जहाँ से हमें कुछ साक्ष्य तो मिलते हैं लिपि के, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक युग से रिलेटेड है। यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखिए, सैंदस सभ्यता जो थी एक आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान तो था लेकिन अभी इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसे हम आदि ऐतिहासिक युग में रखते हैं। इसके बाद आगे चल तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि वह नगरीय सभ्यता थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता की पहचान है। इसके अलावा आगे देखते हैं हम, तो यहाँ दे रखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो ऑप्शन है हमारा लिपि, देन नगर नियोजन। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा, यहाँ पर दे रखा है हमारा तांबा, एक ऑप्शन दे रखा है। फिर देखिए हमारे यहाँ पर मृदभांड दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मृदभांड है यहाँ का जो मेन, तो यहाँ का हमारा मेन कारण हो जाएगा कि यहाँ के जो मृदभांड जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मृदभांड जो है वो हर एक सभ्यता में अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यहाँ काले रंग की आकृतियों से चित्रित मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं दूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जो है वो हड़प्पा सभ्यता के हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो आर्यों से रिलेटेड है। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्य संस्कृति जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसके पास विकसित
शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके अलावा इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, जो कि सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला है हमारा शिलालेख, दूसरा है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, और तीसरा है हमारा यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई। तो देखिए हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर लेख तो देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, तो हमारा ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति को की जानकारी का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा हमारा, वो होगा वो पुरातात्विक खुदाई हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शिलालेख, दूसरा है पुरातत्व संबंधी खुदाई, तीसरा है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, और चौथा है धार्मिक ग्रंथ। तो यही हमारा पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो देखिए तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। तो पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पर मोहरें, दूसरा है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। इसके अलावा आगे का ऑप्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है मंदिर, तथा उसके बाद देखिए यहाँ दे रखा है लिपि। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पर मोहरें हो जाएंगी। तो मोहरें जो है वो यहाँ की मेन स्रोत है इस सभ्यता को जानने का। इसके बाद यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो देखिए सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरातन स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा वहां पर और भी हमें साधन देखने को मिलते हैं, और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ की मोहरें हैं वो जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। तो ये आप देख लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमें यहाँ पर सूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर हमें खोजकर्ता और उनसे रिलेटेड मान्यता हमें यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है कि एफ रफीक मुगल क्या मानते हैं हड़प्पा से रिलेटेड। तो यहाँ पर दे रखा है हमें, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इसके अलावा डॉक्टर E.J.H. मेके जो हैं उनका मानना था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने बताया था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन आया था। इसके बाद अमलानंद घोष ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो था वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो देखिए ये हम जानते हैं कि अमलानंद घोष ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो था वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने भी बताया था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है, और E.J.H. मेके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। इसके अलावा तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ से लोगों का ये प्रवसन हुआ था। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो था वो रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया था कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें खोजकर्ता और स्थल से रिलेटेड मिलान करना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज यहाँ पर हमें ये दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद देखते हैं कि हस्तिनापुर की खोज जो थी
यहाँ पर देखते हैं आगे ऑप्शन में, देखिए हस्तिनापुर की खोज जो थी वो बीबी लाल ने की थी। इसके अलावा यहाँ पर है हमारा, तो तक्षशिला की खोज जो थी वो यहाँ पर ये हमारा जॉन मार्शल ने की थी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन में देखिए, तो देखिए ए का थर्ड जो था वो सी ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ देखिए ए का थर्ड जो है वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो कि हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो यहाँ देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके अलावा हस्तिनापुर की खोज जो थी वो बीबी लाल ने की थी। देन तक्षशिला की खोज जो थी वो जॉन मार्शल ने की थी। इसके अलावा कौशाम्बी की खोज जो थी वो एनसी मजूमदार ने की थी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलते हैं। तो अभी आपने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि हड़प्पा से हमें देखिए सोने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा चांदी के भी साक्ष्य मिलते हैं, तांबा के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा इसे हम कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो अभी आपने नेक्स्ट ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो लाल रंग का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो कब से माना जाता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी हमें कहीं कहीं मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिलती है, और मोहरों पर भी हमें हमें कहीं मोहरों तथा ये मातृ देवी की मूर्ति हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो था वो हड़प्पा सभ्यता में हो चुका था। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमें पूर्व आर्य सभ्यता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो देखिए मैंने अभी आपको आपको ये मोहर के बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखिए हाथी का भी यूज़ हुआ था, यहाँ हमें बाघ भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर गैंडा भी देखने को मिलता है, जबकि गाय हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखिए चनुदड़ो भी था, यहाँ पर हमारा कोटदीजी भी था, इसके अलावा देसलपुर भी था। तो हमारा सोहगोरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सोहगोरा जो है वो एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनुदड़, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनुदड़ और कोटदीजी जो था वो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तथा देसलपुर जो था वो गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर हमें सूची दे रखी है मिलान करने को। तो यहाँ में एक साइड दे रखा है प्राचीन स्थल, और दूसरी तरफ जो है वो पुरातात्विक खोज दे रखा है। तो लोथल से हमें देखिए गोदीबाड़ा मिला था, और काली बंगन से जो थे खेत मिले थे, और काली चूड़ियों के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। तो आगे देखते हैं, हमारा ये ए का 2 हो जाता है और बी का फर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमें कहीं देखने को मिलता है कि या नहीं। तो देखिए ये यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिलता है। ए का सॉरी ये ए का 2 था, बी का 1 था। तो ये हमें इन दोनों ऑप्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि बनावली से देखिए पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति देखने को मिलती है। वहीं धोलावीरा से देखिए
यहाँ पर हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। तो ये देखिए, ये वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपकी इस वाले लेक्चर में आगे देखना आपको ये कराई हुई है मैंने, तो इसको आप, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये बी ऑप्शन। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ये अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि यहाँ कालीबंगा में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम है। इसके अलावा यहाँ से हमें फिर देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से देखिए हमें, ये आपने पढ़ा था अभी लेक्चर में कि यहाँ से हमें समाधान मिले थे जिसका नाम जो था वो R37 दिया गया था। इसके अलावा लोथल से हमें गोदी के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ का ए का 1, बी का 2 और आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हड़प्पा जो है वो समाधान यहाँ से मिला है, फिर लोथल से गोदी के साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत देखने को मिलता है, फिर मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलती है। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ भी हमें सूची को मिलान करने के लिए दे रखा है। तो देखिए हड़प्पा जो थी वो यहाँ पर रावी नदी के किनारे थी, वहीं हस्तिनापुर जो था वो गंगा नदी के किनारे था। और एक आप याद रखिए यहाँ पर ये हमारा पैठन जो था वो गोदावरी के किनारे था। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन देखिए ए का 2 और बी का 3 देखने को देखिए एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जो नागार्जुन कोंडा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा कृष्णा नदी पर, वहीं पैठन हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा गोदावरी नदी पर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें सूची को मिलान करने के लिए बोल रखा है। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, वहीं ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है हमारा सतलज नदी के किनारे हो जाएगा, और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे होगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो ये आप सभी जानते हो, ये रावी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। और सेंधस इसमें दे रखा है, सेंधस सभ्यता का महान स्नानागार जो था वो कहाँ से मिलता है। तो ये हम सभी जानते हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि विशाल, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे मोहनजोदड़ो से मिलता है। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देखिए यहाँ देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये हमारा सही है। व्यापार और वाणिज्य जो था उन्नत दशा में था, ये भी हमारा सही है। और मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। वहीं लोग लोहे से परिचित थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि यहाँ के लोग जो थे वो सोना, चांदी, तांबा और कांसा के बारे में जानते थे। चलते हैं आगे की तरफ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, सेकंड है हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, नेक्स्ट है हमारा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो देखिए ये यहाँ पर ये हमारे चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं, जो कि सिंधु सभ्यता जो जो थी वो नगर नियोजन से रिलेटेड मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है काफ़ी फेमस है। इसके बाद यहाँ पर कृषि संबंधी कार्य होते थे, और ये यहाँ पर काफ़ी उद्योग जो है वो विकसित अवस्था में थे।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है डी। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वो नगर नियोजन को माना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे और हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। फिर देखिए कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिलते हैं तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मन का निर्माण बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। तो उद्योग संबंधी यहाँ से साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके प्रकार यहाँ पे चारों कथन सही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें सुमेलित करने को दे रखा है। तो देखिए आलमगीरपुर जो था वो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके बाद लोथल जो था ये हमारा गुजरात में था और कालीबंगा जो था ये हमारा गलत दे रखा है। कालीबंगा जो था वो यहाँ पर राजस्थान में था, तो ये हमारा गलत है। और रोपड़ जो है वो पंजाब में था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये सी। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमें ये मैचिंग करने को दे रखा है, सॉरी मैचिंग के लिए नहीं, यहाँ पर हमें तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल हमें बताने हैं जो कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो देखिए कालीबंगा जो था ये हमारा राजस्थान से रिलेटेड है, वहीं लोथल जो था वो हमारा गुजरात से रिलेटेड है और आलमगीरपुर के बारे में है तो हम जानते ही हैं सभी कि ये हमारा यूपी से रिलेटेड है। तो देखिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारा ऑप्शन 1 और 2 होगा उसे हम काट देंगे। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके अलावा ये भी नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये 4th ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए इसका हम कभी कभी ये एलिमिनेशन से भी हमारा आंसर लग जाता है जब हम नहीं जानते। तो देखिए अब आप जान लीजिए कि हुलास जो था वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था। इसके बारे में आगे भी नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आपके आ सकता है, तो अब याद याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आलमगीरपुर ये अभी आपने देखा ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है, वहीं बनावली जो है वो हमें हरियाणा में देखने को मिलता है। और देखिए राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए राखी गढ़ी जो है ये आप याद रखिएगा ये हरियाणा की सबसे ये अब तक की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा जो कि हरियाणा में है। आगे चलते हैं। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा कि इसकी खोज जो थी वो 1969 में सूरज भान ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ हमें मिलान करने को दे रखा है। एक तरफ जो है वो हड़प्पा के स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थिति दे रखी है। तो देखिए मांडा जो था ये हमारा जम्मू कश्मीर में था। इसके बाद दैमाबाद जो था वो हमारा महाराष्ट्र में था। फिर देखिए कालीबंगा जो था ये राजस्थान में था और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में था। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा A4, इसके बाद बी जो है सॉरी ए जो है यहाँ पर 3 है, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में है A3। तो देखिए ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें सुमेलित करने को दे रखा है। तो देखिए बालू जो था ये हमारा तो देखिए बालू जो था ये हमारा हरियाणा में है और मांडा जो था ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद देखिए पाटरी जो था ये हमारा गुजरात से संबंधित है, वहीं हुलास अभी आपने देखा ये हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए ये वाली साइट है इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। तो आप ये वाला रख लीजिएगा क्योंकि आगे भी फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये जो है डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 33 पर। तो यहाँ हमें दे रखा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो था वो सिंध में अवस्थित है। तो देखिए, हम जानते हैं कि सुरकोटदा जो था वो गुजरात में था। इसके अलावा हम यहाँ पर फिर ये तो ऑप्शन काट देंगे, आप एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो। और चनुदड़ो जो था, चनुदड़ हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। इसके अलावा एक हमारा ऑप्शन ये भी कट जाता है, तो हमारे यहाँ ऑप्शन आ जाता है आंसर ये हमारा बी, मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो जो थी वो सिंध से रिलेटेड है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से याद करना कि हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। ये पंजाब प्रांत में था पाकिस्तान के। वहीं ये जो है वो सिंध से रिलेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, इसमें दे रखा है कि मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित था। तो ये देखिए, अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित था। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देखिए, चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो है वो किया गया था। तो ये देखिए J.H. मैके ने किया था। इसे आप रट लीजिएगा। चलते आगे की तरफ। तो यहाँ दे रखा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो देखिए, कालीबंगा जो था, कालीबंगा जो है ये हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। वहीं लोथल जो है गुजरात में है। इसके अलावा आलमगीरपुर जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, जो कि हड़प्पा है। चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि रंगपुर जो है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर, वह क्या है। तो देखिए, रंगपुर हमारा देखिए ये सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसका हम देख लेते हैं। और यहाँ का मेन फैक्ट आप ये याद रखिए कि यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुराई स्थल है जो कि कहाँ पर है। तो देखिए, ये हमारा जो है वो पंजाब में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि दधेरी जो था एक परवर्ती पुराई स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी जो था वो लाल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। तो ये देखिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसे आप याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि फ्यूचर में देखिए कि कभी भी ये आपको मिलान करने को दे देगा कि दधेरी जो है वो पंजाब प्रांत से रिलेटेड है। इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ में दे रखा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो भारत में स्थित है। तो देखिए, अभी आपने देखा कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, वहीं मोहनजोदड़ो जो था वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी, जो कि लोथल गुजरात में है। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, इसमें दे रखा है हमारा वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व जो था लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर हमें लोथल का दे रखा है कि लोथल जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो अभी आपने देखा लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। इसे आप अच्छी तरीके से रट लीजिए, काफ़ी बार आ चुका है ये। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए लोथल के बारे में पूछा गया है कि लोथल जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए गुजरात का स्थल है। आगे चलते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्ता नगर था। तो ये हमारा देखिए लोथल था, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ से बंदरगाह के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ।
अब इसमें से देखिए हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के बारे में हमें दे रखा है, तो इसका आंसर वही लोथल है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नागपट्टनम जो था, ये हमें चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। वहीं सिकंदरिया जो है, ये इजिप्ट का एक नगर है। और ये वाला फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि महास्थानगढ़ जो है, ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। ये आई थिंक एक बार क्वेश्चन में ये पेपर में आ चुका है कि ये कहाँ से रिलेटेड है। तो ये देखिए, ये हमारा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, जहाँ पर हमें एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसमें देखिए हमारा ये दुर्भिक्ष से ये यहाँ पर यहाँ पर हमारा भुखमरी से ही रिलेटेड जो है, ये इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी अकाल पड़ा था उस टाइम पर। तो हमें इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये हमें यहाँ पर बनावली से प्राप्त होता है। इसे आप रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो देखिए, ये हमारा कालीबंगा है। रोपड़ को आप जानते हो, लोथल को आप जानते हो, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड था। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो यहाँ हमें दे रखा है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल जो है वो कौन सा था। तो ये देखिए, ये हमारा ये राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा हरियाणा में स्थित है। इसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला तथा राखी गढ़ी एवं धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इनको आप रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी आगे फ्यूचर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला और राखी गढ़ी तथा धोलावीरा, ये हमारे 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 3 जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, वहीं 2 जो है वो हमारे भारत से रिलेटेड है। तो चलते आगे चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमें पूछ रखा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो अभी आपने देखा, ये है जो है, ये हमारा राखी गढ़ी है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देख लेते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा, तो देखिए, पूर्व उत्तर में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था झेलम नदी तक था। वहीं देखिए, दक्षिण में देखिए हमारा इसका जो विस्तार था वो यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी तक था। तो देखिए, गंगा नदी यहाँ पर ये ऑप्शन में ये गलत दे रखा है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा तो इसे यहाँ से ये काट दीजिए, एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ से ये ऑप्शन कट जाएगा। तो इसका हमें आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंध भी है और झेलम भी है। तो ये हमारा भी ये वाला नहीं होगा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन यही होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो देखिए, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, हमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में अभी तक कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो ये इसे हम डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मानेंगे। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि आपके फ्यूचर के लिए कभी भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप देख सकते हो इसको। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। वहीं अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। और मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा फिर भी देखिए, कई विद्वान जो है इन्हें मुख्यतः
मातृशक्ति को उपासक मानते हैं, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर जो है वो नहीं दिया जा सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पूजा करते थे। तो देखिए यहाँ पर हमें पशुपति की मोहर देखने को मिलती है। तो और ब्रह्मा के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया है, वहीं इंद्र और वरुण के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, और इनके बारे विष्णु जी के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने यहाँ पर 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, इनको आप जानते ही हो, तो ये आ जाएगा ऑप्शन में। चलते हैं आगे की तरफ। फिर दे रखा है यहाँ पर हमें मैचिंग से रिलेटेड दे रखा है। तो देखिए हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज देखिए दयाराम साहनी ने की थी, तो ये हमारा सही है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद देखिए लोथल की खोज जो थी वो एस.आर. राव ने की थी, इसे आप रट लीजिएगा। वहीं सुरकोटडा की खोज जो थी वो जे.पी. जोशी द्वारा की गई थी। और धोलावीरा की खोज देखिए आर.एस. बिष्ट ने की थी, इसे आप याद रखिएगा। तो ये हमारा गलत दे रखा है, यहाँ पर वी.के. थापड़ दे रखा है जो कि गलत है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं हड़प्पा हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो देखिए इसकी खोज जो थी सबसे पहले एक कनिंघम ने की थी। तो इन्होंने जो सबसे पहले देखा था, इन्होंने जो देखिए कुछ टीले देखे थे, तो उनका जो महत्व जो था वो ये समझ नहीं पाए थे उस टाइम पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक कनिंघम हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये हो जाएंगे हमारा वी.ए. स्मिथ हो जाएगा, ये आप रट लीजिएगा और एक स्टार मार्क भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर हमें बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं तो फिर हमें याद नहीं रहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तो हड़प्पा से संबंधित जो थे हमारे आर.डी. बनर्जी थे, फिर इसके बाद एम.एस. वत्स थे, और फिर के.एन. दीक्षित थे। तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वहीं वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज जो थी सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, आर.एल. एस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे आप याद रखिएगा। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतीयविद व कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो देखिए ये हमें यहाँ कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। और तो देखिए इसके अलावा इसमें काफ़ी विवाद भी देखने को मिलता है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखते चलते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। जबकि रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो ये आप याद रखिएगा। वैसे आप ये ही लगाना अगर फ्यूचर में कभी आ जाए तो। आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है।
तो देखिए सबसे पहले हमें हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलती है जो कि नगरीय संस्कृति थी। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए लोहे का हल हमें देखने को मिलता है जो कि वैदिक काल से रिलेटेड है। तो फिर आ जाएगा हमारा 3। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर जो है ये आहत मुद्रा ये चांदी के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। और देन इसके बाद देखिए सोने के सिक्के हमें बाद में देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक सोने के सिक्के हमें देखिए कुषाण काल से प्राप्त होने लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। तो देखिए भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा थी जो कि नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। और लोहे का ज्ञान जो था वो कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। इसके बाद भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो थे वो आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व आए थे। तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो थे वो हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे, जिनकी संख्या जो थी वो कुषाण काल में काफी ये बढ़ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है, यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए सर्वप्रथम मानव ने जो थी ये तांबा धातु का प्रयोग किया था जो कि सिंधु घाटी से रिलेटेड है। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हमें दे रखा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये हमें लोथल से मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये देखिए ये हमारा लोहे की धातु की अभी प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। तो देखिए अभी हमने लास्ट के क्वेश्चनों में पढ़ा था कि हमें यहाँ से सोने चांदी और तांबा की प्राप्ति हमें मिली है, पर यहाँ से हमें लोहे के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। चल आगे देखते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर बनावली था, इसे आप रट लीजिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल जो है वो घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है, ये आप याद रखिएगा, फैक्ट है इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से हमें देखिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनके बारे में हमें देखना है कि सही है या गलत है। पहला हमें दे रखा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये सही है हमारा। इसके बाद दे रखा है हमारा यहाँ पर कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों की जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी हमारा सही है। और हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये आपका गलत है, ये आप जानते हो। तो ये हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही आ जाएगा ये हमारा। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो पहला हमारा हमारा जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसके बाद देखिए रीजन दे रखा है यहाँ पर, वे खुदाई के दौरान दौरान जो है वो प्रकट हुए थे। तो देखिए ये वाला हमारा इस कथन जो है ये हमारा सही है, जो कि प्राचीन रूप में अब विलुप्त हो चुके हैं। और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये कोई कारण नहीं है। तो ये देखिए ये हमें ये अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं था ये इसका। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन वो आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो उसका स्पष्टीकरण हमें नहीं देता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के निर्माण जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो देखिए ये हमारा धोलावरी से मिले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्थल है। इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में से दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी, और प्रथम जो थी वो हमारी राखीगढ़ी थी, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, और यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हैं। और इन खोजों में हमें शैलकृत जलकुंड मिल ये दिखाई देते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
शैलकृत जलकुंड जो है वो हमें यहाँ पर धोलावीरा से देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा जो है जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाई नगर जो है वो 3 भागों में यहाँ पर विभाजित है। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा लोथल, दूसरा है कालीबंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा ये धोलावीरा, इसके बाद सुरकोटदा। तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पर ये धोलावीरा। तो देखिए ये आप याद रखिएगा कि धोलावीरा नगर जो था आयताकार बना था और इस नगर को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था, जो कि देखिए हमारा पहला जो था वो किले में डिवाइड किया गया था, इसके बाद मध्य नगर में डिवाइड किया गया था और देन निचले नगर में विभाजित किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि हमारा धोलावीरा को हमने यहाँ पर ये 3 भागों में बांटा गया था। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारा ये सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर धोलावीरा में। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये देखिए ये हमारा अभी आपने देखा ये हमारा धोलावीरा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ये स्थल है, ये आप याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धोलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस नगर में देखिए अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर जो था अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था और यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो ये आप अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है ये हमारा ऑप्शन बी धोलावीरा से हमें मिलता है देखने को। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है, मतलब डबल बैरियर का प्रमाण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, देखिए यहाँ हमें लोथल से भी समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं कालीबंगा से भी हमें समाधान देखने को मिलते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड है, यहाँ की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए लोथल से यहाँ पर हमें सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिल प्राप्त होते हैं। इसके बाद कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है और राखी कड़ी से भी युगल समाधि प्राप्त होती है। और तो इसमें दे रखा है कि यदि संख्या को आधार माना जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही होगा, जो कि लोथल है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिलते हैं, 3 युगल समाधान देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें देखिए 1 मिलता है और वहीं देखिए राखी कड़ी से भी हमें 1 समाधान मिलता है। तो देख इसे आप याद रखना। इसके बाद देख लेते हैं हम हड़प्पा स्थल सनौली की अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें दे रखा है कि सनौली से अभी हमें उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें यहाँ पे मानव समाधान। तो देखिए पहले यहाँ पर हो गया था लोथल से हमें डबल बरियल के प्रमाण मिलते हैं, वही कालीबंगा से भी मिलते हैं, इसके बाद राखीगढ़ी से भी मिलते हैं और यहाँ से भी हमें मानव समाधान देखने को मिलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ, इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए बागपत जिले के
जिले में बारौर तहसील के सनौली नामक हड़प्पन प्रास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त होते हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नया नया यहाँ पे हमें देखने को मिला है। आगे चलते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, अभी रिसेंट ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2021 के में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उस वक्त बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो उस वक्त यहाँ पर इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। तो आप याद रखिएगा, मांडी जो है यूपी से रिलेटेड है, वहीं मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का यह एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा से सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो था वो सबसे पहले किया गया था। तो ये देखिए, ये हमारा भारत में किया गया था। आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन जो था सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण जो है प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए, उनके विशाल पहला हमें दे रखा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो जो कि गलत है हमारा। फिर देखिए, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये देखिए सही है यहाँ पर हमारा, क्योंकि वो पशुपतिनाथ। इसके बाद मात्र देवी की भी पूजा करते थे। फिर है हमारा, भी युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ओनली 2, जो कि बी में दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमें दे रखा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन देखिए सही है। यहाँ पर कुछ कुछ धार्मिक तत्व भी थे, जैसे कि कुछ मूर्तियां मिली हैं हमें, कुछ मोहरें मिली है जिसमें पशुपतिनाथ शिव मतलब उसका अंकन दे रखा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें मंदिर नहीं मिले और ना ही किसी धर्म के बारे में कहा गया है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वर्चस्वशाली नहीं था यहाँ पर जो भी धर्म था। फिर देखिए, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दोनों सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः यह माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यदि भी उपस्थित थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। ये आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग जो थे वो उसका निर्माण करते थे। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दे रखा है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा जो है वो प्राप्त होती है? तो ये इसमें देखिए, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है, यह अपूर्व है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नहीं मिलता? तो देखिए, हमारा बैल का हमें मिलता है देखने को, वहीं हाथी और भेड़ का भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि हमें घोड़ा के का जो अंकन है वो मोहरों पे हमें देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं आगे की तरफ।
तो देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा ये शेर के ऑप्शन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं। तो आप याद रखिएगा, गाय और हाथी के अवशेष देखने को मिलते हैं, वहीं घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर ये घोड़े की हड्डियां भी मिली है। देखिए सुरकोटदा से हमें ये घोड़े की हड्डियां देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। और कुछ आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिभाव की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं भी शेर का उल्लेख देखने को जो है वो नहीं मिलता है। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो है वो प्राप्त हुई है। तो ये देखिए, ये हमारी जो ये यहाँ पर काली बंगा से हमें देखने को मिलती है। ये आप याद रखिएगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए काली बंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन मिलता है। वहीं मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये आप सभी जानते हो, ये हमारा मिस्र की सभ्यता थी। आगे चलते हैं। फिर देखिए हमें ये ROARO का एक बार 2016 का हमारे क्वेश्चन में आया हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए ये काफ़ी उस वक्त जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये एज़टेक, माया, मुइज़्का और इंका। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो जिनका आंसर तो आप बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो फिर भी आप इसको आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए फिर इस वीडियो में इतना ही। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखिए 80 की लगभग क्वेश्चन को हल किया, जो कि आपके एग्ज़ाम से के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के लेक्चर में हम वैदिक काल से यहाँ पर कुछ फैक्ट ये पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम यहाँ पर उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताइएगा, आप कुछ सजेशन दीजिएगा कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये सीरीज़ आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए मैं इस वीडियो को जो है वो यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।